इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, उसको अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जैसे मैं यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल शेप का पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 पे रख दिया, तो ये मटेरियल क्या करता है, मैग्नेटाइज होता है। और मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही वो प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए वो इस डायरेक्शन पे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस मटेरियल के अंदर वाला रीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुका है। पहले मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ B0 था, अभी प्लस B0 प्लस सम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये है B टोटल इनसाइड द मटेरियल। तो सिंपली अगर मैं बोलूँगा कि B इनसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन B एक्सटर्नल, जो कि है B0। ठीक है, बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मटेरियल खुद ही उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही है। तो अभी सिंपली मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Bm डिवाइडेड बाई B0 इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट वीडियोस में मैंने ये डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल को मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ द मटेरियल रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू द H फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड B0 को मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इनटू द H फील्ड। ठीक है, ये H फील्ड क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो आप सबसे पहला वाला वीडियो देखिए मैग्नेटिज्म इन मैटर का। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों H कैंसिल आउट होता है और सिंपली ये बचता है कि म्यू ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा कि म्यू रिलेटिव, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस Xm, where Xm is called मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। तो म्यू आर के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस Xm इज ग्रेटर देन 1। फ्रॉम दिस वी कैन राइट Xm इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो भी ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, वो पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर ये लिखूँगा कि Xm यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अभी देखिए इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए Xm जो है वो लेस देन 0 था, यानी कि नेगेटिव नंबर था। ठीक है, लेकिन देखिए Xm फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कम होता है कंपेयर टू Xm फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो Xm फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नियरली Xm फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल डिवाइडेड बाय 100, मतलब 100 टाइम्स कम होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल का Xm कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि किसी भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड
which is going from left to right। और यहाँ पर अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे रख रहा हूँ, तो देखिए क्या होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ इस डायरेक्शन पे, और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा नॉर्थ पोल और यहाँ पर प्रोड्यूस होगा साउथ पोल। तो अभी जो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, वही हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यों है। तो देखिए सपोज ये है आपका एटम, इसका है न्यूक्लियस, और यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए घूम रहा है। मान लीजिए सबसे सिंपलिस्टिक एटम है जो कि है हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है वो मेरा न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ये है सबसे सिंपल एटम, हाइड्रोजन एटम। तो अभी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑफ कोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड ही होगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो द इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ करंट। ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ करंट, और इसका जो इक्विवेलेंट करंट है उसको मैं लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट करंट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, और चार्ज जो है वो है इलेक्ट्रॉन, और टाइम जो है एक रिवोल्यूशन का टाइम है 2 पाई r बाई v, यानी कि EV अपॉन 2 पाई r जो है करंट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो भी करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन पे होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने ये निकाल के रखा है, EV अपॉन 2 पाई r। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट घूम रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट को मैं लिखता हूँ I इंटू ए, और I जो है वो है EV अपॉन 2 पाई r, एंड एरिया जो है वो है पाई r स्क्वायर। तो सिंपली मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट लिखूंगा EVR बाई 2, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये है न्यूक्लियस और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है व्हिच इज EVR बाई 2, एंड इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो है इनसाइड द पेज। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो राइट हैंड थंब रूल से मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो है इनसाइड द पेज। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पेज एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है। यानी कि हर मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है उसका। ठीक है, तो अभी अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखते हो तो सपोज मैं यहाँ पर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ, एक सिलिंड्रिकल मटेरियल ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस मटेरियल के अंदर जो एटम्स है, हर एटम में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हर एटम में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है। मान लीजिए यहाँ पर एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा। यहाँ पर एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा। यहाँ पर एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे होगा। इसीलिए हर एटम जो है वो कुछ ना कुछ रैंडम डायरेक्शन पे मैग्नेटिक मोमेंट बना रहा है इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो अगर आप ओवरऑल इस मटेरियल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे तो वो मैग्नेटिक मोमेंट है 0, क्योंकि हर एटम का इंडिविजुअली कैंसिल आउट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एटम
रेंडमली किसी भी डायरेक्शन पे कर रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल पूरे मटेरियल के लिए आप देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन क्या होता है, जब भी इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, मान लीजिए ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल था जिसका हर एक एटम जो है वो रैंडम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट रैंडम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आसपास के रीजन को, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो इसके आसपास के रीजन में मैं मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, बी एक्सटर्नल या फिर बी नॉट जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी क्या होता है, हर छोटा छोटा जो डाइपोल है, हर छोटा छोटा डाइपोल मोमेंट जो है, हर एटम का इंडिविजुअल डाइपोल, वो सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाता है। और ये क्यों होता है, देखिए सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है और एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो कोई भी एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एम वो इस डायरेक्शन पे है और उसके बीच का एंगल है थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिखता था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज माइनस एम डॉट बी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन एम एंड बी वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 होने से ये एम बी का वैल्यू, एम डॉट बी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जो कि हो जाएगा 1, मतलब एम बी हो जाएगा, तो यू इक्वल टू माइनस एम बी हो जाएगा विच इज मिनिमम। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब इस डाइपोल का जो ये वाला पोजीशन है, अगर डाइपोल एम इस डायरेक्शन पे है और बी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, तो बी और एम जब अलाइन हो जाता है तभी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है और वो मैग्नेटिक डाइपोल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये जो भी केस है, तो इसमें जो रेंडमली ओरिएंटेड हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट था वो रैंडम डायरेक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हर छोटा छोटा जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन सबसे लोअर मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी देगा एंड व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली अगर आप रीजन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी छोटा छोटा एटम है वो एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे वो अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो हर एटम सेम डायरेक्शन पे पॉइंट करेगा और वो डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यानी कि अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखेंगे इसका, तो ये अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो मटेरियल के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ही, साथ में ये जो भी छोटा छोटा एटम है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो भी सेम डायरेक्शन पे है। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ चुका है इस मटेरियल के अंदर। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट, जो कि एक्सप्लेन करता है कि पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो होता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये डिस्कस करूँगा कि पॉइंट नंबर 3, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये बोलता हूँ कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करता है, वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करता है। अभी देखिए ऐसा क्यों है, मान लीजिए आपके पास ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर मान लीजिए वीक है।
ऐसा कब होगा? जब मैं यहाँ पर एक कुछ नॉर्थ पोल मान लीजिए रख दिया, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, और क्योंकि ये पॉइंट दिस इज वेरी क्लोज टू द मैग्नेट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, फार्दर अवे फ्रॉम द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। और यहाँ पर अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख देता हूँ ऐसे, तो ये मटेरियल अपने ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कुछ इस डायरेक्शन पे, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करता है। तो अभी देखिए ये मटेरियल का जो साउथ पोल बना है यहाँ पर, वो साउथ पोल इस नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि ये मटेरियल जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करेगा, और आपको देख के ये लगेगा कि द मटेरियल इज मूविंग फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आपको देख के फील होगा। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है, मान लीजिए आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन पे टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन ऐसा प्रेजेंट है। अभी इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रख रहा हूँ, तो मुझे पता है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पर एक और लाइन बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए इस मटेरियल के अंदर वाले रीजन को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर रेड लाइन जो है वो एक्सटर्नल लाइंस है, एंड ब्लू लाइन जो है वो इंड्यूस लाइंस है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन पे है, तो इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है अंदर। और अगर आप बाहर वाले रीजन पे देखते हैं, तो यहाँ पर रेड लाइंस एंड ब्लू लाइंस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसीलिए बाहर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अभी मुझे ओवरऑल डायग्राम बनाना है इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ। यानी कि ये क्या है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रखना है और बाहर कम रखना है। इन एब्सेंस ऑफ द मटेरियल ये जो फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लू वाला, तो वो ऐसे जाता है इन एब्सेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल को लाने की वजह से वो क्या हो गया, मटेरियल के अंदर से गया है। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है, अंदर ज़्यादा फील्ड होता है, बाहर कम होता है। तो इसीलिए मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो लाइन ऐसे सीधा जाना चाहिए था वो लाइन मटेरियल के अंदर से जाएगा, और ऐसे जाने से क्या हो गया, मटेरियल के अंदर फील्ड लाइंस बढ़ चुका है और मटेरियल के बाहर फील्ड लाइंस कम हो चुका है। बाहर वाले लाइन को मैंने अंदर घुसा दिया है, ठीक है। तो ये होता है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर नियर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है, फिफ्थ पॉइंट, कि अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर है, कुछ पाउडर है, ठीक है, और ऐसा एक बाउल में रखा हुआ है इस पाउडर को, और इस बाउल को अगर आप एक मैग्नेट में, मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, ठीक है, तो एक मैग्नेट के ऊपर ऐसे आपने एक बाउल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को रख दिया है। तो अभी देखिए क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, ये बहुत ही क्लोज रखा गया है, क्लोज रखा गया है इन दोनों पोल्स को, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यानी कि इस रीजन में, बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। जब दो पोल्स को मैं बहुत ही क्लोज रखता हूँ तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोनों के बीच में। तो अभी मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैंने आई थिंक थर्ड पॉइंट में बोला था, वो स्ट्रॉन्गर वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करता है। तो देखिए इस रीजन पे जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है, इस रीजन पे जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है।
तो ये वाले मटेरियल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ का जो मटेरियल्स है वो भी बीच में आ जाएगा, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। तो बीच में अगर आपको एक बड़ा पाइल देखने को मिलेगा, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पर कि जो भी मटेरियल था, पाउडर मटेरियल था, वो एक हीप प्रोड्यूस करेगा बीच में। तो बीच में अगर आप देखेंगे तो ऐसा एक हीप प्रोड्यूस होगा पाउडर का, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। वैसे ही अगर दो मटेरियल्स को, दो पोल्स को, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को आप काफी दूर रखते हैं, फार अवे, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसा होता है उसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर इस रीजन पे डेंसिटी कम है लाइंस का, तो यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी अगर आप एक उस बाउल को यहाँ पर रखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो पाउडर है उसको यहाँ पर रखेंगे, तो हीप जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक हीप बनेगा, और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक हीप बनेगा, और यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो वहाँ पर कम मटेरियल्स रहेगा। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये था मेरा 5th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर वो ये है पॉइंट नंबर 6 कि सपोज आपके पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कुछ ऐसा, ठीक है, और इस मटेरियल को आपने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए B0। तो मैं ये मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा हूँ, मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दे रहा हूँ, ठीक है। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस H के वजह से ये जो है मटेरियल उसके अंदर कुछ इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ और वो सेम डायरेक्शन पे इंड्यूस होता है। और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं I से रिप्रेजेंट करता था और इसको बोलता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और I/H का जो रेशियो है उसको मैं बोलता था Xi m। अगर आपको याद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैं लिखता था I/H का रेशियो। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि ये जो I है, पहली बात तो ये है कि जो भी I है ये I प्रोपोर्शनल टू H होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे उतना ही इस मटेरियल के अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, और जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उतना ही ज़्यादा ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। दैट इज़ वाई I इज़ प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। H जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है और I जो है वो है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट। और इसको मैं ऐसे भी बोलूँगा कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वह T इज़ द टेम्परेचर। अभी ऐसा क्यों है देखिए, मान लीजिए कि सपोज ये है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, तब क्या हुआ, यहाँ पर जो एटम्स था उसका जो भी टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो अलाइन हो जाता है इस मटेरियल के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ऐसे अलाइन हो जाता है हर छोटा छोटा एटम, ठीक है। अभी देखिए अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का तब थर्मल एजिटेशन ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल्स एटम जो है वो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। तो इसीलिए थर्मल एजिटेशन की वजह से
ये जो स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलाइन नहीं हो पाएगा आसानी से, ठीक है। तो आसानी से ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो नहीं बन पाएगा। यानी कि मैं टेम्परेचर को जितना कम रखता हूँ उतना ही थर्मल एजिटेशन कम होता है और ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही आसानी से वो एक डायरेक्शन पे अलाइन हो जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रखता हूँ तो ये मॉलिक्यूल जल्दी से अलाइन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर एजिटेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा तो जल्दी से फील्ड लाइंस नहीं बन पाएगा क्योंकि एजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर कम तो जल्दी से सब मॉलिक्यूल सब एटम्स अलाइन हो जाएगा क्योंकि एजिटेशन बहुत कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा देगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, I इज़ प्रोपोर्शनल टू H एंड I इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो इन दो इक्वेशन से एक इक्वेशन मुझे ये मिला कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू H एंड I इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि I इज़ प्रोपोर्शनल टू H/T, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, दैट इज सपोज कॉल C, द कांस्टेंट इज C इज H/T, ओके। सो यहाँ पर ये जो I/H है उसको मैं एक साइड कर देता हूँ, दिस इक्वल टू C/T। एंड व्हाट इज I/H? I/H इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, Xm, दिस इज इक्वल टू C/T, ठीक है। और ये जो लॉ है इसको बोला जाता है क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ। और यहाँ पर ये जो C है, इस C को बोला जाता है क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो Xm को मैं लिख सकता हूँ सम कांस्टेंट अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑफ कोर्स ये जो T है वो केल्विन पे है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन पे मेजर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जाई और टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा होता है। टेम्परेचर वर्सेस जाई का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और ये जाई जो है, जाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये पॉजिटिव है फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो कि मैंने सबसे पहला पॉइंट ही डिराइव किया था। और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर आपको याद होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो Xm वर्सेस T का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है। ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये है ग्राफ, ठीक है। तो Xm जो है वो कांस्टेंट होता है और वो नेगेटिव होता है। Xm नेगेटिव है, लेस देन 0 होता है और वो कांस्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब मटेरियल्स आता है। सपोज मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया है और इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 पे रख दिया है, कुछ ऐसे। मान लीजिए आयरन का एक पीस है, सिलिंड्रिकल पीस। अभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? These materials get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. तो ये मटेरियल जो है ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, यानी कि वो अपने अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बहुत ही हाईली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेके इस एंड से इस एंड तक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है अलोंग द सेम डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर है साउथ पोल और यहाँ पर है नॉर्थ पोल, क्योंकि मुझे पता है इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड आउटसाइड द मटेरियल द मैग्नेटिक फील्ड विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो कुछ ऐसा दिखेगा आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ ऐसा नजर आएगा, ओके।
तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख रहा हूँ तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आएगा उसके अराउंड। अभी देखिए कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर वाले रीजन पे मैग्नेटिक फील्ड B0 से ज़्यादा है, क्योंकि ये रेड वाले लाइंस B0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर रहा है जो ब्लू वाला लाइंस है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल हैज़ इंक्रीज नाउ। तो मैं लिखूंगा कि इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि Bm बाई B0 इज ग्रेटर देन 1। तो सिंपली मैं यहाँ पर ये लिखूंगा Bm इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनटू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए इससे पहले वाले 2 वीडियोस। तो B0 जो है मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सटर्नल साइड, उसको मैं लिखूंगा एक्सटर्नल में परमिएबिलिटी है μ0 और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो है H। सो दिस इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर H कैंसिल, तो बचा μm बाई μ0 इज ग्रेटर देन 1। और μm बाई μ0 जो है वो है म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं हम इस टर्म को, एंड दिस इज ग्रेटर देन 1। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम बोलते थे xm प्लस 1। ठीक है, ये xm है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस xm इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि xm जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन 0। सो ये 0 है, ग्रेटर देन 0। तो पहला पॉइंट ये है कि ससेप्टिबिलिटी xm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर फेरोमैग्नेटिक material, and this xm is a large number, large positive number compared to those paramagnetic material। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी xm जो है वो ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में xm का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 0 से बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर, लार्ज नंबर नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है xm। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो ये है द एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दिस फेरोमैग्नेटिज्म, कि कोई भी एक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है। अभी देखिए, फेरोमैग्नेटिक एटम्स में भी, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सपोज मैं अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर लेता हूँ, ये है मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो इट बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, क्योंकि इसका अपना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा इस डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज, बिकॉज करंट इज कंसिडर्ड एज मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन पे घूम रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट है, और करंट अगर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट भी प्रेजेंट है इस लूप में, और वो होगा इनसाइड द पेज। तो यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेरी टाइनी मैग्नेट, दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट। तो अगर आप यहाँ पर इस मटेरियल को देखेंगे जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइप का। तो यानी कि हर एटम एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल है। तो उस मैग्नेटिक डाइपोल को मैं
ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है कि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक डाइपोल है वो रैंडमली ओरिएंटेड होता है, लेकिन उसका एक डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड होता है। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ इस पूरे पार्ट को देखता हूँ तो ये पूरा पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है और इसको हम एक डोमेन बोलते हैं, ठीक है। फिर इस मटेरियल के अंदर ही मैं अगर एक दूसरा पार्ट देखता हूँ तो इसके अंदर जो भी एटम्स है, जो भी मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स है, एटम के वजह से जो भी डाइपोल्स है वो कुछ और डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होगा रैंडमली, लेकिन यहाँ पर हर एटम, इस डोमेन के अंदर हर एटम सेम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होगा। वैसे ही मैं एक और डोमेन लेता हूँ तो यहाँ पर भी हर एक एटम जो है वो इस डोमेन के अंदर सेम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक और डोमेन में यहाँ पर लेता हूँ, मान लीजिए ये है मेरा डोमेन, तो इस डोमेन के अंदर जो भी एटम्स है वो कुछ और डायरेक्शन पे ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। मतलब हर डोमेन का जो एटम्स है वो सेम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है, कुछ इस तरीके से। और ये जो रिमेनिंग डोमेन है उसमें भी एटम्स कुछ और डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होगा, मान लीजिए कुछ ऐसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स का जो छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो डोमेन के हिसाब से बना हुआ रहता है, ठीक है, और हर डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर आप इस मटेरियल को देखेंगे जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट नेट इज 0, क्योंकि बहुत सारे डोमेन हैं और हर एक डोमेन का इसका प्लस इस डोमेन का प्लस इस डोमेन का प्लस इस डोमेन का प्लस इस डोमेन का करेंगे तो टोटल 0 मिलेगा, बिकॉज हर एक डोमेन रैंडमली किसी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो अब क्या होगा कि ये जो डोमेन्स है उस डोमेन का कोई भी एक एटम, कोई भी एक डाइपोल अगर पॉइंट करता है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, तो सारा एटम्स उसी डायरेक्शन पे अपने आप मूव करने लगता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत ही इजी है एटम्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कराना कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिज्म में क्या था, देखिए पैरामैग्नेटिज्म में ये था कि यहाँ पर अगर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर हर एक डोमेन जो है वो रैंडमली, हर एक एटम जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली किसी भी डायरेक्शन पे ओरिएंटेड होता था। ये पढ़ा था हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, ठीक है। और इस मटेरियल के अराउंड अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो हर एक एटम इंडिपेंडेंटली वो क्या होता है, घूम जाता है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन पे, वो घूम जाता है एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी मोशन है वो सिर्फ एक डोमेन का है, यानी कि डोमेन में अगर एक एटम घूम गया तो बाकी सब अपने आप घूम जाता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली काफ़ी आसान होता है मैग्नेटाइज करना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से सब डोमेन जो है वो अलाइन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, सारा डोमेन जो है यहाँ पर जो भी डोमेन्स था वो सारा डोमेन्स के सारे एटम्स सेम डायरेक्शन पे अलाइन हो जाता है जब मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे हर एक एटम जो है अलाइन हो जाता है, और इसको अलाइन करना काफ़ी आसान है कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि एक डोमेन का अगर एक एटम घूम गया तो बाकी सब आसानी से घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे
ये जो मटेरियल है इसके अंदर ये एक्सटर्नल फील्ड तो प्रेजेंट है ही, और साथ में ये जो आपको ब्लू कलर का मैग्नेटिक डाइपोल दिख रहा है, तो इसके वजह से अंदर एक इस डायरेक्शन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लू मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो वो कुछ ऐसा है। तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ही प्रोड्यूस होता है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं ये डिस्कस करूँगा। थर्ड पॉइंट, जैसे कि पहले पैरामैग्नेटिक में भी हमने किया था, सपोज आपके पास यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप रखते हैं तो यहाँ पर है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर है वीकर मैग्नेटिक फील्ड, और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे रखते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि यहाँ पर साउथ और यहाँ पर नॉर्थ जनरेट होता है। तो अभी देखिए ये जो नॉर्थ है वो इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो यानी कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड के डायरेक्शन पे मूव करना चाहता है, और ये टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए आयरन, अगर ये एक आयरन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और वो यहाँ पर एक मैग्नेट है, तो इसीलिए आयरन जो है वो मैग्नेट के पास बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट, जैसे हमने पैरामैग्नेटिज्म में भी डिस्कस किया था। फोर्थ पॉइंट कि अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिज्म की तरह ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर डाल लेगा, ठीक है। तो बाहर बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो बाहर का बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड को वो अपने अंदर क्या करेगा, सक कर लेगा। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड को मैं उसके अराउंड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बी फील्ड अराउंड ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उसको उसने क्या किया है, सक कर लिया है अपने अंदर। तो ये था मेरा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है। देखिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसमें क्या होता है, डोमेन्स होता है, ठीक है, इस टाइप के डोमेन्स होता है, और इस डोमेन्स के हर एक जो एटम है उसका जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहा होता है हर एक डोमेन का। ये हमने डिस्कस किया है फेरोमैग्नेटिज्म में। अभी देखिए इस मटेरियल का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, और इस टेम्परेचर को अगर मैं राइज करूं तो क्या होगा, ये जो भी एटम्स है वो एटम जो है वो वाइब्रेट होगा, बहुत ज़्यादा थर्मल एजिटेशन होगा वहाँ पर। तो क्या होता है, एक टेम्परेचर के बाद, अगर टेम्परेचर को राइज करता जाऊँ तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये जो डोमेन्स है ये टूट जाता है, और डोमेन्स टूटने के बाद क्या होता है, ये मटेरियल बिल्कुल फेरोमैग्नेटिक की तरह बन जाता है। हर एक एटम रैंडमली पॉइंट कर रहा होता है, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे रैंडमली पॉइंट कर रहा होता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, पर्टिकुलर टेम्परेचर T के बाद ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डोमेन्स ब्रेक हो जाता है वहाँ पर थर्मल एजिटेशन की वजह से, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। तो T इक्वल टू क्यूरीज टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है डोमेन्स ब्रेक एट क्यूरीज टेम्परेचर, ठीक है। एंड वंस द डोमेन्स ब्रेक, द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो अभी देखिए जो जाई है
Xm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। और ये किसके लिए है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। Xm जो है काफ़ी लार्ज नंबर है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के लिए भी Xm ग्रेटर देन 0 था। तो Xm का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है टेम्परेचर के साथ। Xm जो है टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होता है अप टू सम पर्टिकुलर टेम्परेचर Tc। अगर आप T को इंक्रीज करते हो इस डायरेक्शन पे तो Xm जो है वो कुछ ग्राफ इस तरीके का होता है, Xm जो है वो डिक्रीज होता है। तो इस Tc के बाद अगर मैं टेम्परेचर Tc से ऊपर लेके जाऊं तब इस रीजन पे क्या है, ये मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन चुका है, बिकॉज टेम्परेचर अबोव क्यूरीज टेम्परेचर द मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में ग्राफ था कुछ इस तरीके का, तो ग्राफ बिकम्स लाइक दिस। आप याद कीजिए Xm वर्सेस T का जो ग्राफ था पैरामैग्नेटिक के लिए वो कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पर ये जो है ये पैरामैग्नेटिक बन चुका है मटेरियल, और यहाँ पर जो ये है ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। और ये कौन से टेम्परेचर में ट्रांजिशन आता है? Tc, क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ अगर आपको याद है जो हमने पैरामैग्नेटिज्म में डिराइव किया था, क्यूरीज लॉ ये था कि Xm मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इक्वल टू C अपॉन T, where T is the temperature in Kelvin। तो यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम ऐसे लिखते थे। इसी लॉ को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके क्यूरी विस लॉ बोला जाता है, ठीक है। और ये लॉ जो है ये फेरोमैग्नेटिज्म में यूज़ किया जाता है। और ये जो लॉ है क्यूरीज लॉ, इसको पैरामैग्नेटिज्म में यूज़ किया जाता है। तो क्यूरी विस लॉ क्या कहता है कि Xm इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस Tc। अभी देखिए ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, हमें पता है T ग्रेटर देन Tc में, मतलब अगर आपके पास एक मटेरियल है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और इस मटेरियल का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए, किससे ज़्यादा कीजिए? Tc से। Tc इज़ द क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी डोमेन्स था वो डोमेन्स ब्रेक हो जाएगा और दिस मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो यानी कि आप देखिए T माइनस Tc इज द टेम्परेचर अबोव क्यूरीज टेम्परेचर। दिस T माइनस Tc इज द टेम्परेचर अबोव क्यूरीज टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर जोन के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसीलिए बिल्कुल पैरामैग्नेटिक वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर Xm का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर को करेक्शन करके क्या करा गया है, T माइनस Tc करा गया है। तो अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और Tc आपको दिया हुआ है मान लीजिए कुछ 600 केल्विन या फिर जो भी है 600 केल्विन, और पूछा है कि इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी कितना होगा एट 800 केल्विन, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज 800 केल्विन इज अबोव द क्यूरी टेम्परेचर। तो दिस material will behave like a paramagnetic material and it will obey this formula, ठीक है। तो ये है मेरा क्यूरी विस फार्मूला और ये हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।